चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह पर अपना कार्य किया पूरा। रोवर को सुरक्षित जगह पर पार्क कर स्लीप मोड में किया गया सेट। G20 शिखर सम्मेलन की चौथी शेरपा बैठक आज। बैठक में विभिन्न देशों के राष्ट्रीय मंडल अध्यक्ष शामिल। दिल्ली में आज भी G20 शिखर सम्मेलन के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल जारी। ओडिशा में भारी बारिश का कहर जारी। 6 जिलों में बिजली गिरने से कम 10 लोगों की मौत, 3 लोग जख्मी। इजरायल में न्यायिक बदलाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। लगातार 35वें हफ्ते में भी हजारों की संख्या में जुटे सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी। और भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता हॉकी 5S एशिया कप का खिताब। इस जीत के साथ भारत ने 2024 में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए भी किया क्वालिफाई। प्रधानमंत्री ने दी हॉकी टीम को बधाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और देश दिन भर की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दरअसल इसरो ने बताया है कि अब प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर अपने सभी कार्य पूरे कर लिए हैं और इसे निष्क्रिय भी कर दिया गया है। प्रज्ञान रोवर को चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान के जरिए चंद्रमा पर ले जाया गया था। रोवर अब तक चंद्रमा की सतह पर 100 मीटर से ज्यादा की दूरी भी तय कर चुका है। इसरो ने यह भी बताया कि चंद्रमा पर अब अगला सूर्योदय 22 सितंबर को होने की आशा है और अन्य कार्यों के लिए प्रज्ञान रोवर को फिर से सफलतापूर्वक सक्रिय करने की उम्मीद है। इससे पहले इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान-3 मिशन के रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम सही कार्य कर रहे हैं और चंद्रमा पर रात होने के बाद निष्क्रिय स्थिति में डाल दिए गए हैं। रिसीवर को चालू रखा गया है। उन्होंने कहा कि अन्य कार्यों के लिए प्रज्ञान रोवर को फिर से सफलतापूर्वक सक्रिय करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से खास मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के लिए पीएम मोदी की सराहना की। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं G20 की। G20 में सबसे पहले बात हरियाणा की, जहां नूंह में आज G20 शिखर सम्मेलन की चौथी और आखिरी शेरपा बैठक का आगाज होगा। इस बैठक में G20 शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के अलावा आमंत्रित देशों के शेरपा और अन्य प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस बैठक में विभिन्न देशों के राष्ट्रीय मंडल अध्यक्ष शामिल होंगे। सभी प्रतिनिधि 9 से 10 सितंबर तक दिल्ली में आयोजित होने वाली G20 की बैठक के लिए फाइनल एजेंडा तैयार करेंगे। 5 सितंबर को राज्य की समृद्ध परंपरा और संस्कृति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। वहीं दिल्ली में भी G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियां लगातार अंतिम दौर में हैं और सम्मेलन के दौरान मेहमानों और आम लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस आज भी राजधानी के कई क्षेत्रों में फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। इस वजह से कई जगहों पर यातायात प्रतिबंध भी लागू है। 3 चरणों में फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। सबसे पहले सुबह 8 बजे से 9 बजे तक फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इसके बाद सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक और अंतिम चरण में दोपहर 12:30 बजे से शाम 4 बजे तक रिहर्सल हो रही है। दिल्ली में आने जाने के लिए पुलिस ने यात्रियों को मेट्रो सेवा का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी है। वहीं नॉर्दर्न रेलवे के मुताबिक नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर 8, 9, 10 और 11 सितंबर को कुछ ट्रेन सेवाओं में भी परिवर्तन किया गया है। नॉर्दर्न रेलवे के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी गई कि 20 G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए 8 सितंबर को 4 ट्रेनें, 9 सितंबर को 34 ट्रेनें, 10 सितंबर को 37 ट्रेनें और 11 सितंबर को 2 ट्रेनें रद्द की गई हैं, जबकि 64 रेलगाड़ियों के मार्ग भी बदले गए हैं।
सम्मेलन की सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे इसे ध्यान में रखते हुए ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं। रेलवे के अनुसार 8 से 11 सितंबर तक नई दिल्ली में आने वाली या नई दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ियों का पड़ाव गाजियाबाद या हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन होगा। संस्कृति के रंग काशी के संग वाराणसी में दरअसल इन दिनों काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव जारी है। 1 सितंबर को शुरू हुए इस महोत्सव में गायन, वादन, नृत्य और नुक्कड़ नाटक सहित 4 श्रेणियों में प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस महोत्सव का हिस्सा बनने के लिए क्षेत्रवासियों को आमंत्रित किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी शेयर की है, जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि सांसद सांस्कृतिक कार्यक्रम एक अच्छी पहल है, जहां अलग अलग संसदीय क्षेत्र के लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने और सांस्कृतिक उत्सव में भागीदारी का अवसर मिलता है। आजकल भाजपा के सांसद इसके आयोजन में जोरों शोरों से जुटे हैं। इसी कड़ी में मैंने भी अपनी काशी में एक विनम्र प्रयास किया है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इसमें शामिल प्रतिभागियों का जरूर उत्साहवर्धन करें। वहीं भारत में G20 की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का जश्न मना रहा है। भारत की वर्तमान G20 अध्यक्षता के दौरान व्यापक विचार विमर्श में विभिन्न प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों को स्थान प्रदान किया गया है। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत G20 की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का जश्न मना रहा है। भारत की वर्तमान G20 अध्यक्षता के दौरान व्यापक विचार विमर्श में विभिन्न प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों को स्थान प्रदान किया गया है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत संस्कृति कार्य समूह ने सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों तथा सृजनात्मक निर्माण की क्षमता वाली अर्थव्यवस्था की समृद्धि पर एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार का उद्देश्य एक संयुक्त साझा संवाद को बढ़ावा देना और विशेषज्ञ संचालित दृष्टिकोण के माध्यम से विस्तृत चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। शिक्षा कार्य समूह की तीसरी बैठक इस साल 27-28 अप्रैल को भुवनेश्वर में आयोजित की गई। बैठक में प्राथमिकता क्षेत्र 3 कार्य के भविष्य के संदर्भ में आजीवन सीखने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया। How the future of work that can be, and in this connection we can surely assure to the whole country of India that India, the number of youth will be the highest in the world. 27 देशों के 60 से ज्यादा प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। प्रतिनिधियों ने व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में अपनी नीतियों और पहलों को साझा किया। उन्होंने तेजी से बदलती दुनिया के साथ तालमेल बिठाने के लिए अप स्किल और रीस्किल के महत्व और लगातार जरूरत को भी स्वीकार किया। गोवा में G20 विकास कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 5 प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें लैंगिक डिजिटल अंतर को समाप्त करना, STEM क्षेत्रों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना, साक्षरता अंतर को समाप्त करना, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना और राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी शामिल रहे। संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक भुवनेश्वर में आयोजित की गई। बैठक में शामिल प्रतिनिधियों ने संस्कृति कार्य समूह की प्रारूप की तीसरी और चौथी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों का प्रचार और रचनात्मक अर्थव्यवस्था और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाना विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए चर्चा सत्रों में भाग लिया। We continue to focus on Vikas. Vikas means development. We are also ensuring that our Virasat means heritage of ancient culture and tradition continue to be preserved. बैठक के अंतिम दिन संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रतिनिधियों के साथ उदयगिरी की प्रसिद्ध गुफाओं का दौरा किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत सम्मेलन और पूर्वी एशिया सम्मेलन में शामिल होने के लिए 6 सितंबर से 2 दिन के लिए इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे।
दोनों सम्मेलनों की मेजबानी जकार्ता में आसियान का वर्तमान अध्यक्ष इंडोनेशिया करेगा। इस सम्मेलन में भारत आसियान संबंधों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और आपसी सहयोग की भावी दिशा भी निर्धारित की जाएगी। वहीं पूर्वी एशिया सम्मेलन में भारत सहित इसके 8 वार्ता भागीदार क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के बेड़ेश्वर धाम से भाजपा की दूसरी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बेड़ेश्वर धाम से शुरू होने वाली परिवर्तन यात्रा बांसवाड़ा, उदयपुर और कोटा संभाग के साथ भीलवाड़ा जिले के कुल 52 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी और 19वें दिन कोटा में इसका समापन होगा। दूसरी यात्रा के दौरान 19 दिनों में 2433 किलोमीटर चलकर उदयपुर संभाग, कोटा संभाग और भीलवाड़ा जिले के कुल 52 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। अमित शाह इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और साथ ही बेड़ेश्वर महादेव मंदिर के भी दर्शन करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे, जहां वो राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले आज सतना जिले से शुरू होने वाली पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे। भाजपा अध्यक्ष सतना में देशमुख नानाजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित करने के साथ ही भगवान श्री कामतानाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। और चलिए अब बात करते हैं ओडिशा की, जहां बारिश का कहर लगातार जारी है। बिजली गिरने से खुर्दा जिले में 4, बोलांगीर में 2 और अंगुल, बोध, जगत सिंहपुर और ढेंकनाल में एक व्यक्ति की जान चली गई। बिजली गिरने से खुर्दा में 3 लोग घायल भी हो गए हैं। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। भारतीय रेलवे ने 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच 634.66 मीट्रिक टन माल की ढुलाई की है, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में ये 620.88 मीट्रिक टन था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13.68 मीट्रिक टन ज्यादा है। राजस्व के मामले में भारतीय रेलवे ने इसी अवधि के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए की कमाई भी की है, जिसमें माल ढुलाई खंड का राजस्व, यात्री खंड का राजस्व और अन्य विभिन्न राजस्व शामिल हैं। भारतीय रेलवे ने 1 से 31 अगस्त के बीच 48% पूंजीगत व्यय का उपयोग किया है, जो 1,15,000 करोड़ रुपए है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब महाराष्ट्र की, जहां ठाणे जिले के भिवंडी में 2 मंजिला इमारत के ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। मलबे के नीचे फंसे 7 लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया गया। अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका बताई जा रही है। हालांकि बचाव और राहत कार्य वहां पर जारी है। जानकारी के अनुसार इमारत लगभग 40 से 45 साल पुरानी थी और भिवंडी नगर निगम द्वारा मालिकों को 2 बार नोटिस भी दिया गया था। डीआरएफ को 1:15 बजे कॉल आ गया कि भिवंडी में एक बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है, तो 6 से 7 लोग कुछ मलबे के नीचे दबे हुए ऐसे एक पहले बताया गया था। तो हम 1 बजे वहां से निकले टीडीआरएफ से, तो हम 1:30 बजे यहाँ पे पहुंचे। 1:30 बजे पहुंचने के बाद भिवंडी फायर ब्रिगेड और टीडीआरएफ उन्होंने दोनों के माध्यम से हमने 6 से 7 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू यशस्वी किया है। लघु किसान कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम के सहयोग से किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन पर नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में भाग लेने आए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि एफपीओ का लक्ष्य उत्पादन की बजाय संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का विकास कर किसानों की आर्थिक तरक्की करना है। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव की एक खास रिपोर्ट। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने लघु किसान कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम के सहयोग से किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में भाग लेने आए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि सीमांत किसानों के आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार ने एफपीओ की शुरुआत की है। एफपीओ का लक्ष्य उत्पादन के बजाय संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का विकास कर किसानों की आर्थिक तरक्की पर होना चाहिए। 3 वर्ष पहले जो एफपीओ बन चुके हैं
अब उनका मार्केटिंग लिंकेज हो रहा है कि नहीं, क्या उनकी मुश्किलें आ रही हैं और क्या अच्छा काम हो रहा है, उस पर आज सारे चर्चा कर रहे हैं ताकि भविष्य में इसको और सुदृढ़ कैसे करें उस पर निष्कर्ष निकले। इस अवसर पर लघु किसान कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम की प्रबंध निदेशक डॉक्टर मनिंदर कौर द्विवेदी ने निगरानी, सरकारी कार्यों के संवेदीकरण, एफपीओ के लिए लाइसेंस और बैंक पूंजी प्राप्त करने में सरकारी एजेंसियों को सुविधा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। Each state and each IA, the request is please look at your allocation. Divide it into 500, minimum 500 farmers, and then what is the mobilization which we need to do by the end of this calendar year. कार्यशाला में भाग लेने आए राज्यों से अधिकारियों और हितधारकों ने भी तकनीकी सत्रों में आयोजित हुए अलग अलग सत्रों की महत्ता को रेखांकित करते हुए एफपीओ को किसानों की आर्थिक तरक्की के लिए अहम बताया। एफपीओ को एक संगठन के रूप में आज की डेट में जो आवश्यकता है, जो किसानों को एक संगठित करने की आवश्यकता है, वो जो किसानों की आय को दुगना करने का जो संकल्प लिया है उसमें एक बहुत ही बड़ा योगदान स्थापित करेगी। इस राष्ट्रीय कार्यशाला में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों, आयुक्तों और निदेशकों सहित 100 से अधिक प्रतिभागियों और योजना की 15 परियोजनाओं कार्यान्वयन एजेंसियों ने भाग लिया और एफपीओ के जरिए किसानों की आर्थिक तरक्की और कृषि क्षेत्र को उद्यमशील बनाने पर केंद्र व राज्यों के बीच साझा रणनीति बनाकर काम करने पर सहमति जताई। किसानों का उत्पादन, उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ाकर देश में कृषि क्षेत्र का आर्थिक रूप से उन्नयन करने के लिए भारत सरकार ने एफपीओ के गठन का काम शुरू किया है और इसी संदर्भ में न केवल 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं बल्कि कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांति लाकर किसानों की आर्थिक तरक्की के साथ साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने के महत्वपूर्ण प्रयास भी किए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन संदीप के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। इजराइल के निवासियों द्वारा वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि लगातार 35 हफ्ते से लोग नेतन्याहू की सरकार के न्यायिक प्रणाली में बदलाव की योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि न्यायिक प्रणाली में बदलाव की योजना से देश के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत खतरे में हैं। इजराइल के सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक बदलाव से जुड़ी अपीलों की सुनवाई भी शुरू होने से इजराइल में घरेलू संकट जैसी स्थिति बन गई है। वहीं कुर्दिश और अरब निवासियों के बीच प्रतिद्वंदी विरोध प्रदर्शन के बाद इराक के उत्तरी शहर किरकुक में कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने किरकुक में कर्फ्यू लगाने और दंगा प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक सुरक्षा अभियान का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री शिया अल सुदानी के कार्यालय में एक बयान में ये बात कही है। इराक के प्रधानमंत्री ने सभी पक्षों से संघर्ष को रोकने और सुरक्षा, स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाने का भी आह्वान किया है। खबरों के अनुसार किरकुक में कई दिनों से चल रहे तनाव के दौरान हुई हिंसा में कम से कम 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल भी हैं। अब बात सिंगापुर की, जहां नवनिर्वाचित राष्ट्रपति थरमन शणमुगारत्न ने कहा कि वो उम्मीद से ज्यादा जनसमर्थन का सम्मान करते हुए लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। भारतीय मूल के 66 वर्षीय ने 70% से अधिक मत हासिल कर राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। सिंगापुर में 2011 के बाद पहली बार एक चुने हुए राष्ट्रपति ने पदभार संभाला है। वो सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये चुनाव विविध संस्कृति वाले सिंगापुर की एकता को परिलक्षित करता है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं खेलों की। भारतीय हॉकी टीम ने 5S एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को मात दी। ओमान में खेले गए पहले 5S एशिया कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को चैलेंज शूटआउट में 2-0 से हराया। दोनों टीमों ने निर्धारित समय में 4-4 गोल किए, जिसके बाद मैच का फैसला चैलेंज शूटआउट से हुआ और भारत ने जीत दर्ज की। इसके साथ ही भारतीय टीम ने ओमान में 2024 में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। भारत के लिए निर्धारित समय में मोहम्मद राहिल ने 2 गोल किए, जबकि जुगराज सिंह और मनिंदर सिंह ने 1-1 गोल किए। गुरजोत सिंह और मनिंदर सिंह ने शूटआउट में भारत के लिए गोल किए। गौरतलब है कि हॉकी 5S पारंपरिक फील्ड हॉकी का छोटा और तेज फॉर्मेट है, जहां प्रत्येक टीम 5 खिलाड़ियों के साथ खेलती है। हॉकी 5S का कोर्ट एक नियमित हॉकी मैदान के आकार का लगभग आधा होता है।
एक हॉकी 5S का मैच 20 मिनट तक चलता है, जो प्रत्येक 10 मिनट के 2 हिस्सों में विभाजित होता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय हॉकी टीम की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर टीम को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि हॉकी 5S एशिया कप में चैंपियन भारतीय पुरुष हॉकी टीम को अभूतपूर्व जीत पर बधाई। ये हमारे खिलाड़ियों के अटूट समर्पण का प्रमाण है। इस जीत के साथ हमने अगले साल ओमान में होने वाले हॉकी 5S विश्व कप में भी अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। हमारे खिलाड़ियों का धैर्य और दृढ़ संकल्प हमारे देश को प्रेरित करता है। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हॉकी में भारत की इस शानदार जीत पर टीम को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि दूसरे हाफ में 2-4 से पिछड़ने से लेकर शूटआउट में हॉकी 5S एशिया कप का फाइनल 2-0 से जीतने और चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को हराने तक ये हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के धैर्य और जुनून के बारे में बहुत कुछ बताता है। अद्भुत प्रदर्शन और ओमान में होने वाले हॉकी 5S विश्व कप में अपनी जगह बनाने के लिए मैन इन ब्लू को बधाई। टीम को मेरी शुभकामनाएं। अनुभवी पैडलर शरद कमल और मनिका बत्रा आज से शुरू हो रही एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। ये प्रतियोगिता दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में 10 सितंबर तक आयोजित होगी। महाद्वीपीय चैंपियनशिप का 26वां संस्करण पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए एक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट भी है। प्योंगचांग टेबल टेनिस मीट में भारत की पुरुष टीम को तीसरी वरीयता दी गई है, जबकि महिला टीम 5वें स्थान पर है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल और महिला युगल प्रतियोगिताएं भी शामिल हैं। भारतीय टीम में 10 सदस्य हैं, जिसमें 5 पुरुष और इतनी ही महिलाएं भी हैं। यूएस ओपन में आज भारत के रोहन बोपत्रा ने और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डेन की जोड़ी पुरुष युगल का प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगी। इस जोड़ी का सामना ब्रिटिश जोड़ी के साथ होगा। वहीं साल के चौथे ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने प्रतियोगिता के पुरुष एकल के प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। तीसरे दौर के मुकाबले में अल्कराज ने ब्रिटेन के डैन इवांस को 6-2, 6-3, 4-6, 6-3 से हराने में सफलता पाई। राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में अल्कराज का सामना मेटेओ अर्नाल्डी से होगा। 13वीं वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर ने यूएस ओपन के अंतिम 16 में अपनी जगह बना ली है। डी मिनोर ने तीसरे दौर के मुकाबले में चिली के निकोलस जेरी को हराया। इटली के जेनिस सिनर ने भी यूएस ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। छठी वरीयता प्राप्त सिनर ने तीसरे दौर के मुकाबले में स्विट्जरलैंड के स्टेनिस्लास वावरिंका को हराने में सफलता पाई है। वहीं 8वीं वरीयता प्राप्त रूस के आंद्रेई रूबलेव ने यूएस ओपन के तीसरे दौर के मुकाबले में फ्रांस के आर्थर रिंडरकनेच को हराकर आंद्रेई रूबलेव ने स्थान हासिल कर लिया है। रूबलेव ने आर्थर को 3-6, 6-3, 6-1, 7-5 से हराया। वहीं महिला एकल में बेलारूस की आरेना सवालेका ने यूएस ओपन के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है और दूसरी वरीयता प्राप्त सवालेका ने तीसरे राउंड के मुकाबले में फ्रांस की क्लारा ब्यूरेल को 6-1, 6-1 से मात दी। वहीं अमेरिका की मेडिसन कीज ने अपने जीत के अभियान को जारी रखा है। तीसरे दौर के मुकाबले में मेडिसन कीज ने रूस की ल्यूडमिला सैमसोनोवा को हराने में सफलता पाई है। तीसरी वरीयता प्राप्त अमेरिका की जेसिका पेगुला ने यूएस ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। पेगुला ने यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना को 6-4, 6-4, 6, 6-2 से हराया। वहीं चीन की किनवेन झेंग ने अपने शानदार खेल को जारी रखते हुए यूएस ओपन के अंतिम 16 में अपना स्थान बना लिया है। झेंग ने इटली की लूसिया रोजेंटी को 6-3, 4-6, 6-4 से हराया।
और चलिए अन्य खबरों का रुख करते हैं। सिद्धारमैया कैबिनेट के मंत्रियों को जल्द ही अब शानदार कारें मिलेंगी। हालांकि उनकी सरकार अपनी 5 गारंटियों और प्रमुख विकास परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाने के लिए संघर्ष कर रही है। सरकार लगभग 9.9 करोड़ रुपए की लागत से टोयोटा से 33 इनोवा हाईक्रॉस हाइब्रिड कारें खरीदने के लिए पूरी तरह से तैयार है और कहा जाता है कि हाल ही में 100 दिन भी पूरे करने वाली सिद्धारमैया सरकार की ओर से मंत्रियों को ये आलीशान कारें विशेष उपहार के रूप में दी गई हैं, जिसका विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के मंत्रियों को विकास के लिए फंड नहीं मिल रहा। यह बात पुरानी है। विकास मुद्दा नहीं है, मुद्दा है जल्दी ही तमाम मंत्री बड़ी लग्जरी कार का लुत्फ उठाएंगे। सरकार ने टोयोटा कंपनी की सबसे नई और सबसे महंगी हाई क्रॉस हाइब्रिड SUV कार खरीदने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कार डिलीवर भी हो चुकी है। इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। Many times Mr. Siddaramaiah and Deputy CM Shiv Kumar has openly said that there is no money for developmental works. How they can give the money for the car purchase now? And immediately after coming to power, they wanted to erect Rajiv Gandhi statue in Bangalore. Okay, for all this they have money, but developmental work they have no money. What is this? सिद्धारमैया सरकार ने 100 दिन के अंदर 5 गारंटी को लागू करने का वादा किया है और 4 गारंटी लागू कर चुकी है। सरकार ने इन गारंटी के लिए करीब 42,000 करोड़ का बजट बनाया है, लेकिन सरकार हर रोज यह कहती है कि विकास के लिए पैसा नहीं है। फ्री बस सेवा से कर्नाटक रोड परिवहन संस्थान की तिजोरी खाली हो रही है और विपक्ष के मुताबिक अब डीजल के लिए भी परिवहन को मजबूर होना पड़ेगा। इससे सरकार के राजस्व पर अच्छा खासा बोझ बढ़ा है। लेकिन उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार कार खरीदने के प्रस्ताव की सराहना करते हैं और उनके मुताबिक इसमें कुछ भी गलत नहीं है। Quite natural when the government comes, naturally if there is no vehicles for travel, what is a big deal in it? Nothing a big deal in it. कर्नाटक सरकार इस इनोवा कारों की जल्दी और सीधी खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता एक्ट के तहत 4G छूट दे रही है। ये फ्लोटिंग टेंडर के बिना दिए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट का प्रावधान करता है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 5 गारंटी की सबसे महंगी गारंटी गृह लक्ष्मी योजना 30 अगस्त को शुरू किया है और ज्यादा फंड जुटाने के लिए सरकार SC/ST फंड से भी पैसा डाइवर्ट करना चाहती है, जिसका विपक्ष ने जमकर विरोध किया है। Hybrid leaders want to purchase hybrid cars. Say, what about the old cars? That is also new cars only. That too Innova and Fortuner, many hybrid cars only they have brought. Now they wanted this hybrid because this is a new model. See, this is the attitude of this Congress leaders. They wanted to enjoy power, but today there is a power cut in Karnataka, no developmental works, and still they wanted to talk only about these guarantees and they wanted to cheat these leaders. विपक्ष के सवाल पर मुख्यमंत्री चुप हैं, लेकिन हर रोज 5 गारंटी सरकार के लिए गले की हड्डी साबित हो रही है। इसी बीच ये नई लग्जरी कार मंत्रियों को देकर शायद उनकी और विधायकों की विकास के फंड की मांग पर कुछ दिन तक ताला लगाना चाहती है। आयशा खानम की रिपोर्ट, DD न्यूज। और खबरों का सिलसिला DD न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।